नमस्कार जी, मैं केशव राय विश्व हिंदी अकादमी मुंबई से। और मैं इस समय ऑस्ट्रेलिया में आया हूँ और यहाँ आज सिडनी में हूँ, रेखा राजवंशी जी के घर पर। और हमने उनका पुस्तकालय भी देखा और कल कार्यक्रम हुआ था। विश्व साहित्य में अगर कहीं बातचीत चलती है साहित्य की, लेखन की, कहानी की, कविता की, साहित्य की अलग अलग विधाओं पर, तो ऑस्ट्रेलिया में नाम लिया जाता है रेखा राजवंशी जी का। बहुत सम्मान से नाम लिया जाता है क्योंकि बहुत काम कर रही हैं, वर्षों से कर रही हैं। थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ, कई पुस्तकें इनकी आ चुकी हैं, जिसमें देखिए ये तो कहानियाँ हुई हैं और ये कविता संग्रह है। कविताएं आपने आदिवासियों पर भी काम किया है, तो ऑस्ट्रेलिया की आदिवासी लोक कथाएं, बाल साहित्य पर भी आपकी कई पुस्तकें आ गई हैं। और ये छोटे छोटे पंख, रंग बिरंगे गुब्बारे, ये गलियों के बच्चे, इसी तरह से मुट्ठी भर चांदनी, इश्क है, ख्वाब है, कहानी है, ये कितनी बार होता है। ये मुझे जब आप भारत में आई थी तो मैंने आपसे साक्षात्कार के लिए समय मांगा था, तो हमने इनसे बातचीत की थी और इस पुस्तक पर भी की थी, और कई लोगों ने ये पुस्तक पढ़ी, बहुत पसंद आई लोगों को। और ये जीवित रहेगी स्त्री, कंगारुओं के देश में। और जब भी कोई पुस्तक आती है तो लेखक या प्रकाशक दोनों तय करते हैं कि इसमें आवरण पर क्या होगा, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये अनुभूति के गुलमोहर और ये चित्र इमरोज का है। तो बहुत मतलब कम लोगों को इमरोज साहब मिले होंगे, और इसमें आप रेखा जी मिली उनसे और उन्होंने ये चित्र उनका है। तो रेखा जी नमस्कार। नमस्ते केशव जी, देखिए, और हमारे श्रोताओं को भी नमस्ते। आप सिडनी आए, कितनी धन्यवाद। अच्छी बात है, बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद, आपका भी। धन्यवाद, जी धन्यवाद। रेखा जी, आपका जो साहित्य है, गद्य और पद्य दोनों के बारे में बताया है। साथ ही साथ क्या होता है, कोई भी जो लेखक होता है ना, उसकी एक इच्छा होती है, खूब लिखता है वो, सम्मान भी, प्रतिष्ठित सम्मान भी चाहता है वो। और दूसरी बात, उससे भी बड़ी बात चाहता है कि उसका लिखा हुआ पाठ्य पुस्तक पाठ्यक्रम में आ जाए। जी जी ये बहुत कम लेखकों को ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है। जब उसकी लेखनी अच्छी होती है तो निश्चित रूप से, या फिर कहीं ना कहीं सोर्स जरिए लगाना पड़ते हैं। लेकिन आपकी कई कहानियाँ और कई कविताएं पाठ्यक्रम में हैं, और ये सब होने के बाद आपको पाठक या वो बच्चे बताते हैं कि रेखा जी की कहानी पढ़ी, कविता पढ़ी, उनके पिता को बताते हैं, वो पिता नंबर आपका ढूंढते हैं, फिर आपसे उसके बारे में कहते हैं कि आपका लिखा हुआ ये पाठ्यक्रम में आने से बच्चों को नई प्रेरणा, ऊर्जा दे रहा है जीवन के जी। प्रति और सजग कर रहा है। तो ये पाठ्यक्रम में कौन कौन सी पुस्तकें आई, कौन कौन सी कहानी आई है? देखिए केशव राय जी, मैं तो सोचती हूँ कि हम इसलिए नहीं लिखते कि पाठ्यक्रम में जुड़ना है, जी और किसी पुरस्कार के लिए भी नहीं जी लिखते। जी लेकिन ये है कि लिखते हैं क्योंकि लिखने की प्रतिभा है एक तरह से, और लिखने की चाहत है। जी और जी जो महसूस करते हैं वो उसको हम कह पाते हैं, जी और उसकी क्षमता है। तो मुझे पता चला पिछले दिनों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वाह, एक लड़की पीएचडी कर रही थी बाल साहित्य पर। जी तो उसने मुझे कांटेक्ट किया, उसने कहा कि आपसे बाल साहित्य पे चर्चा करनी है। तो वाह, मैंने पूछा आपको कैसे पता, जी, क्योंकि तब तक मेरी एक ही किताब आई थी, छोटे छोटे पंख। अच्छा, तो मैंने कहा बाल साहित्य पर तो बहुत काम नहीं है मेरा। तो उसने बताया कि वो कर्नाटक की पाठ्यपुस्तक में क्या बात, कविता लगी हुई क्या है, बात, अलबेली घंटी। क्या बात, तो वाह, इस तरह पता चलता है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये आपने जो कहानियों की किताब जी दिखाई, हाँ, जी जी किताब घर से प्रकाशित जी हुई जी थी, जी जी जी, उस किताब की कई कहानियाँ, जी, अनंत यात्रा, वाह, फेयरवेल, जी, ये सब लग गई हैं। क्या बात, वाह, जी। तो जी ये पता चलता है क्योंकि
मैं ऐसा नहीं कुछ कहती कि मैं बहुत अच्छी लेखिका हूँ या जी कहानी लेखन की मुझे महारत हासिल है। हम जी सब मुझे लगता है हमेशा सीखते ही रहते हैं। जी। और सौभाग्य है कि कुछ जुड़ जाता है, कुछ लोगों को अच्छा लगता है। अच्छा, आपने अनुवाद भी बहुत किया है। और लेखक बनना और कविता लिखना, कहानी लिखना, उपन्यास लिखना, उससे ज़्यादा कठिन होता है अनुवाद। वो बहुत चुनौती वाला होता है। जी। और अनुवादक हर आदमी बन नहीं सकता है। हम्म। आपको कितनी चुनौतियां लगी जब आपने दूसरी भाषाओं का जी। उस भाषा में अनुवाद किया? चुनौती तो होती देखिए, है। जब मैं यहाँ आई थी तो सबसे बड़ा प्रश्न होता है प्रवासी का कि जी वो नए देश में जी कैसे जीविकोपार्जन कर सके। जी तो हालांकि मेरी टीचिंग की क्वालिफिकेशन थी केशव राय जी, लेकिन उस वक्त अनुवाद करना एक लगता था कि ऑल्टरनेटिव करियर हो सकता है, एक क्षेत्र है जो चुना जा सकता है काम के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो मैं अनुवाद, यहाँ हर चीज़ के लिए परीक्षा देनी पड़ती है, जी। और परीक्षा में भी अगर आपके 90-95% मार्क्स नहीं आते हैं तो आप वो अच्छा। योग्यता हासिल नहीं कर सकते हैं। ओह। तो किसी भी भाषा के अनुवाद के लिए दोनों भाषाओं में योग्यता हो, और आपका भाषा बहुत विस्तृत हो, और उसका शब्दकोश बहुत भंडार हो, ये बहुत ज़रूरी है ताकि हम उसको ठीक से उसका अनुवाद कर तो सकें। कई बार ऐसा भी लगा होगा कि यार इसके लिए शब्द नहीं मिल रहे हैं, तो आपने अ, अपने शब्द गढ़े होंगे। ऐसा देखिए कम हुआ, लेकिन ज़्यादातर यहाँ जो मैंने बहुत बड़ी बहुत बहुत सारी वेबसाइट से लेकर होम अफेयर्स तक की, और बहुत सारी चीज़ों का मैंने अनुवाद किया। जी तो वो तो दूसरी तरह का अनुवाद था, लेकिन ये जो मुख्य रूप से आपने बताई ये किताब लोक कथाएं, जी ये लोक कथाओं का मुझे मेरे ख्याल से 2011 में एक आया कि आपकी इन कहानियों का, क्योंकि आप राइटर भी हैं जी तो हमें लगता है आप बहुत अच्छा अनुवाद कर पाएंगी। जी तो मैंने इसका ये चैलेंज, ये एनिमेशन फिल्म्स थी, जी और 13 एनिमेशन फिल्म्स थी आदिवासियों जी की कहानियाँ। जी तो यहाँ जो कहानियाँ होती हैं केशव जी, उनको ये लोग कहते हैं ड्रीम टाइम जी स्टोरीज। जी तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये एनिमेशन फिल्म्स हैं, ताकि मैं उनके शब्द समझ सकती हूँ कैसे लिखने हैं। जी सबसे बड़ा चैलेंज ये था जी जी कि उनके शब्दों को हम हिंदी में कैसे लिखें। जी तो वो मुझे एनिमेशन फिल्म्स ने मदद की, और बहुत अच्छा अनुवाद ये हिंदी में हुआ। और इसके लिए मुझे एक संस्था से, जो कि बड़ी संस्था है, ऑजिट, जी ऑस्ट्रेलियन इंटरप्रेटर्स एंड ट्रांसलेटर्स अथॉरिटी, जी। उन्होंने मुझे पुरस्कृत किया। अभी आपने बताया, बातचीत चल रही थी कि मैं लिखने के पहले जो मेरे किरदार हैं उसमें ढल जाती हूँ, और वो किरदार जी। बनकर मैं उसको जीती हूँ, जी। फिर लिखती हूँ। जी। तो लिखते समय वो किरदार कितना आपके साथ रहता है, और जी। लिखने के बाद वो किरदार कब तक आपके उसमें मन में जीवित रहता है, निकल पाता है या नहीं निकल पाता है जल्दी? देखिए, बिल्कुल सच बात है कि अगर मैं कोई कहानी लिख रही हूँ तो उसके किरदार ने या उसके चरित्र ने मेरे मन को पूरी तरह छू लिया है। जी और कोई भी अच्छी कहानी लिखने के लिए उसमें पूरी तरह डूब जाना पड़ता है। जी और अधिकतर पात्र मेरी कहानियों के ऐसे हैं जो कि जिनको मैं जानती रही हूँ, या जो मेरे मेरे अधिकतर कहानियाँ प्रवासी लोगों पर आधारित हैं। कुछ कहानियाँ भारतीय पृष्ठभूमि को लेकर भी हैं, लेकिन प्रवासी का मतलब ही है कि दोनों देशों में के लोगों को लेकर लिखना। तो जो हम लोग अनुभव करते हैं, जो चैलेंजेस आते हैं, और मेरे विषयों की व्यापकता शायद इसलिए है क्योंकि मैं अंग्रेज़ी में भी पढ़ती हूँ, हिंदी में भी पढ़ती हूँ, और एक जो अब एक जो एक संभला हुआ बैलेंस सा जो एक वो निकलता है, विषयों की व्यापकता मुझे उससे मिलती है। जी और मेरी कहानियों में जैसे यूथेनेशिया यानी कि इच्छा मृत्यु भी आती है, जी थर्ड जेंडर भी आता है, जी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं। कोविड पर भी कहानियाँ हैं। तो वो अभी नियो नाजी तक, मेरी जो नियो नाजी मूवमेंट चल रहा है ऑस्ट्रेलिया में, जी अगर आप देखें लघु कहानियाँ मेरी नियो नाजी मूवमेंट तक गई हैं। जी जी क्योंकि जो लोग कहते हैं कि वाइट सुप्रीमेसी की बात है, कि जब लोग कहते हैं कि आप वापस चले जाइए,
आप हमारी नौकरियां छीन रहे हैं, जी आप यहाँ पर क्यों हैं। जी तो ये जो रेसिज्म का, जो प्रजातिवाद का जो चक्कर है, ये यहाँ तक बिल्कुल लेटेस्ट मूवमेंट तक मैंने कोशिश की है जी। कि लोगों तक पहुँचा सकूं। तो क्या प्रतिक्रिया हो रही है लोगों की, जो पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो सुन रहे देखिए उसको, वो अभी मार्केट में आई है वो लघु कथाएं, हैं? जी। त्रिशंकु नाम से। अरे वाह, क्या बात। त्रिशंकु क्योंकि मुझे महसूस होता है कि हम प्रवासी त्रिशंकु हो जाते हैं। जी हम भारत को मन में बसाए रखते हैं और हम ऑस्ट्रेलिया में जीते रहते हैं। तो बार बार इच्छा होती है हम लौट जाएं। लौटते हैं तो हमें जलवायु सूट नहीं करती है, कभी हमको प्रदूषण से परेशानी होने लगती है। तो हम, मुझे लगता है ना हम यहाँ के रहते हैं ना वहाँ के रहते हैं, हम त्रिशंकु से लटके रहते हैं। और वो किताब में जिन लोगों ने भूमिका लिखी है, बलराम अग्रवाल जो कि बहुत बड़े लघु कथाकार हैं, या मंजीत ठाकुर जो कि नई पीढ़ी को रिप्रेजेंट करते हैं, या ये एक और राम निवास मानव जी जो डीलिट और पीएचडी हैं, सबने बहुत उनको सराहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पाठक हैं हमारे, इन कहानियों को पढ़ेंगे और उनको थोड़ा सा ज्ञान होगा कि विदेशों में किस तरह की परेशानियाँ मैं ये नहीं कहती कि सारे जो वाइट सुप्रीमेसी की बात हम लोग कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे गोरे लोग बहुत मददगार होते हैं। यहाँ लोग बहुत ईमानदार हैं, बहुत मदद करने वाले हैं, एक दूसरे को कोशिश करते हैं कि उनकी प्राइवेसी में कोई दखलंदाजी ना करें। तो कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं जो हमको सीखनी चाहिए। आपने ऑस्ट्रेलिया में भी भारत ही बना रखा है, सारे भारतीयों को जोड़ रखा है। जी और यहाँ पर जो सभ्यता, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, त्यौहार जो आयोजन लगातार आपके यहाँ होते रहते हैं, आपसे जुड़े। तो आप ऑस्ट्रेलिया में जो आपकी गतिविधियाँ हैं, आपकी संस्था जो समाज शिक्षा के लिए भी काम करती, स्वास्थ्य के लिए भी काम करती, उसके बारे में आप बताएं। देखिए, संस्था हमने 2010 में जब देखा था कि यहाँ कुछ साहित्य के क्षेत्र में कोई भी संस्था उतनी सक्रिय नहीं है, तो हमने सोचा था कि एक बनाएं। तब बनाई थी, इसका नाम है इंडियन लिटरेरी एंड आर्ट सोसाइटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो उसमें हम सभी भाषाओं का और सांस्कृतिक गतिविधियों का समावेश करते रहे हैं। इसके माध्यम से हमने सम्मेलन किए हैं। सिडनी यूनिवर्सिटी में हमने सम्मेलन किया था राष्ट्रीय स्तर का, जिसमें मेलबर्न वगैरह से भी लोग आए थे। और हमने इसके अलावा पैरा मसाला एक फेस्टिवल होता है, वहाँ भी हमने पोइट्री कंपटीशन किया। यहाँ जो संसद भवन है वहाँ भी हम लोगों का एक युवा बच्चों का कविता पाठ प्रतियोगिता आयोजित हुई। इसके माध्यम से पिछले 2 साल से हमने इसको वीडियो के द्वारा कनेक्ट करके पूरे ऑस्ट्रेलिया वाइड हम एंट्रीज मंगाते हैं। तो वयस्कों के लिए कहानी वो अपनी लिखे, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगर किसी और की भी लेके पढ़ सकते हैं। और छोटे बच्चे जो कि रिमोट एरियाज में रहते हैं, बहुत गांव वगैरह में, उनके पेरेंट्स ने, मुझे एक के फादर ने कहा कि कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हमारे बच्चे ने कम से कम एक हिंदी की कविता याद की। तो बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं मिलती हैं, बहुत अच्छा लगता है। और इसी तरह हमारी संस्था ने जो किताबें हिंदी की पब्लिश की, आपने देखी बूमरैंग, ऑस्ट्रेलिया से कविताएं, दूसरा भाग जो है जिसमें 40 कवि हैं, और अब हम अंग्रेजी की प्रकाशित कर रहे हैं। क्या बात, वाह। ये जो प्रवासी कथा माला, ये तो इसमें क्या, थोड़ा इसके बारे में बताएं। जी, ये डायमंड पब्लिकेशन का प्रोजेक्ट क्योंकि था। हमें इसलिए याद है कि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को होता है और 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी भारतीय दिवस होता है। तो विदेशों से कई लोग भारत में आते हैं। जी, तो वहाँ मनाते हैं प्रवासी जी, मुझे बहुत आमंत्रण है। जी, इसके बारे में बताएं। प्रवासी कथाओं में ये है, देखिए, ये तो वृद्ध मन की है, यानी कि जो वृद्ध लोग जिन चीज़ों के माध्यम थ्रू गुजरते हैं, जिनको जो कठिनाइयाँ होती हैं, और जो उनको अकेलापन होता है। बहुत सारे अभिभावक यहाँ आ जाते हैं बच्चों के साथ। विदेशों में ज़्यादातर साहित्यकार लेखक अकेलेपन पर ही लिखते हैं। हाँ, क्योंकि भारत जो मन में बसा हुआ है
वो निकलता नहीं है। ज्यादातर और हम लोग आत्मसात भी कर लें यहाँ की संस्कृति, जी। जो कि सब लोग कर ही लेते जैसे हैं। भारत में धर्म, परिवार, संयुक्त परिवार, इस पर जी ज्यादा जी लेखक लोग लिखते हैं। यहाँ अकेलापन में ज्यादा विदेश में लोग, वही जी आपने कहा जी जो जी 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 हाँ जी। बताइए। जी और नहीं, यहाँ पे खुशी वाली भी बहुत लिखते हैं लोग, जी लेकिन यहाँ की जो संस्कृति है उसको एसिमिलेट करके, आत्मीकरण करके उसका, जी उस पर भी बहुत बातचीत होती है, ऐसी बात नहीं है। जी लेकिन हाँ, एक अकेलापन से ज़्यादा भारत को याद करना। जी जब हम जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं, बड़े हाँ होते जाते हैं, हाँ हम उतना ही बचपन की तरफ लौटते जाते हैं। जी जी जी। जी आपकी कहानियों में जैसे आपने कहा वो, तो कहानियों में कई बार किरदार को आप, होता है कहानी बहुत आगे बढ़ चुकी, फिर लगता है कि नहीं यार ये इसमें दो किरदार और जोड़ देते हैं, इस किरदार को हटा देते हैं, ऐसा कई बार हुआ है आपके साथ? देखिए, कोई भी कहानी संपादित, मतलब अपनी ही खुद बार बार पढ़नी, कम से कम मुझे लगता है 6 बार तो पढ़ती है। जी ठीक है। और हर बार उसमें कोई ना कोई, मैंने कभी भी किरदार नहीं जोड़े, जी क्योंकि लिखने के पहले मेरे मन में होता है कि इतने चरित्र होंगे, इतने पात्र होंगे, ये माहौल होगा। जैसे मेरी एक कहानी जो मैंने आपको बताया, फेयरवेल, जो कि इच्छा मृत्यु पर आधारित है, जी वो जब हम लोग शुरू शुरू में आए थे यहाँ पहली बार, तो हम रुके थे एक अंग्रेज़ के घर में, और उसकी पत्नी भारतीय मूल की, बहुत पहले से पीढ़ी की थी। और वहाँ से वो कहानी एक्चुअली निकली कि वो जो उसका ऑस्ट्रेलियन हस्बैंड था, और बहुत वहाँ से एक्चुअली उपजी, कैरिनबा से। और वो कहानी फिर आगे तक बढ़ी, और कि कैसे वो अपनी इच्छा मृत्यु की पार्टी देता है, जी और उस पार्टी में वो सबको इनवाइट करता है। तो ये जो भारतीय कपल भी जाता है, तो वहाँ वो उसको पता चलता है कि ये इच्छा मृत्यु के लिए जा रहा है। तो यहाँ मृत्यु को भी उत्सव बना लेने की जो भाव है इस कहानी में है। और बहुत लोग अंत में जाकर देखे रहते भी हैं, ऐसे बिल्कुल अकेले रहना पड़ता है बहुत, जब बीमार हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो याद आती एक है। लिटरेचर फेस्टिवल था, बड़ा प्रतिष्ठित फेस्टिवल था, तो वहाँ पर एक कहानीकार अपनी कहानी सुना रही थी। जी समय उसको 12-15 मिनट का दिया था, 10 मिनट करते करते वो 30 मिनट पर पहुँच गई। अब 5-5 वॉलेंटियर्स 4 बार जी स्लिप लेकर आ गए, आपका समय हो गया। दूसरी तरफ वक्ता खड़े, तीसरी तरफ आयोजक को टेंशन जी है, जी और चौथी तरफ, पांचवी तरफ हम पाठक, हम बैठे थे पाठक। तो पहले मेरा ममता कालिया जी का बड़ा नाम है, तो वो थी स्टेज पर थी, तो मैंने उनसे प्रश्न करने का सोचा था, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, ये इसने 20-15-17 मिनट ज़्यादा ले लिए, हाँ और ना रोचकता है इसमें कहानी में, ना हाँ सुनाने में। तो मैंने कहा इसने तो समय बर्बाद किया, मैं प्रश्न इससे ही करूँगा। तो हुआ, तो मैंने कहा बातचीत, मैंने कहा ममता जी, इन्होंने जो कहानी सुनाई है, जी 30 मिनट सुनाई है ना, इसमें हमको रोचक ना लगी। अगर यही कहानी वो 10 मिनट में सुनाती तो अच्छी लगती। तो ये जो 20 मिनट इन्होंने ज़्यादा लिए, इसके बारे में आप क्या राय? तो बोले देखिए केशव राय जी, कोई भी लेखक, हमने हजारों लाखों पेजेस पढ़ दिए, कोई मतलब नहीं लिखा, लेकिन लिख दिया उन्होंने तो पढ़ना पड़ेगा। तो कहानी 10 मिनट में भी हो सकती, लेकिन कोई भी लेखक जब लिखता है तो अपने शब्द काटता नहीं है, उसको ऐसा लगता है कि अपने शरीर का कोई अंग काट रहा है वो। आपको किस तरह का ये इस तरह से लगा कि आपने लिखा और लगा कि नहीं यार ये ठीक नहीं है, या इसको हटा दें, फाड़ के नहीं नहीं, फेंक दें? बहुत फाड़ के फेंकना तो नहीं, रुक जाती कई बार। रुक जाते, और तो जैसे नया मोड़ लेती है क्या फिर वो? ले भी सकती है। ले भी। और लेकिन मेरी कहानियों में ऐसे होता है कि मेरे को पढ़नी तो पड़ती है 5-6 बार अच्छा उसमें। और जब मुझे ऐसा लगता है तब कहानी अच्छी बनती है, जब आप खुद ही अपनी कहानी लिखते लिखते रो पड़ो, या आपको लगे कि हमको छू रही है, बहुत अच्छी तो जाके वो ये पाठक न्याय, को ये छूती न्याय है। हुआ, ये न्याय जी। हुआ, ये। और जहाँ तक मंच पर कहानी पढ़ने का, उसका मुझे नहीं पता कि मुझे तो